हेलो माय डियर जेंट्स, कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग पीजीबीपी। नहीं, चैप्टर चल रहा है हम लोगों का पीजीबीपी। पीजीबीपी नहीं, तो चलिए पीजीबीपी में आप लोगों को ये बता दिए थे। इसमें बताओ, पीजीबीपी का पूरा नाम जानते हो ना? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें सेक्शन जो आपका कवर था बच्चे, जो इसमें प्रोविजन सब जो आता है वो सेक्शन 28 से लेकर के 44 सेक्शन कवर था इसमें, यहाँ था ना? जिसमें से हम लोग सेक्शन 28 पढ़े, 29 पढ़े। 28 में क्या था? सेक्शन 28 कह रहा था इस हेड में कौन कौन सा इनकम आने वाला है, वो सेक्शन आपको 28 बताएगा। हाँ, एक और सेक्शन है 41, ठीक है। अगर वो जब देखेंगे 5-6 सेक्शन, 6 इनकम और भी है जो 41 बताएगा आपको। 41 कहता है जो बिजनेस का इनकम मान लिया जाएगा, डीम्ड बिजनेस इनकम होगा। हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 28 में हम लोग पढ़ चुके थे, 29 भी पढ़े। 29 क्या बता रहा था? 29 बताया था हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। पीजीबीपी इनकम कैसे कंप्यूट करना है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में जो सेक्शन है। अब बताओ एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग में कौन कौन सा सेक्शन बता रखा है लॉ ने। सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक का जो सेक्शन है वो आपको बताएगा कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस को आप बिजनेस इनकम में से माइनस कर सकते हो। वो सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक बताएगा, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन पढ़ने से पहले, 30 एक्सपेंसेस पढ़ने से पहले, सबसे पहले ये देखना चाहेंगे हम लोग, क्या बच्चे, कुछ छोटी सी चीज़ है उनको जान लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले जो जानना है इसमें से मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताइए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो आप लोग भी ये 11th में ही आप लोग पढ़े होंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एक तो मेथड होता है बच्चे एक्रूवल बेसिस, या इसको हम लोग कहते हैं मर्केंटाइल सिस्टम, या इसको कहेंगे, इन दोनों को अगर कहें तो ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस एक तो मेथड अकाउंटिंग का ये हो गया। अब दूसरा होता है बच्चे कैश बेसिस। कैश बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 है। आपने जो पीजीबीपी में इनकम कंप्यूट करना है कि बिजनेस का इनकम कितना होगा, वो कौन सा मेथड से इनकम निकालोगे, एक्रूवल बेसिस से निकालोगे या फिर कैश बेसिस से। चलो इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझते हैं। एक एसएससी ने अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब ये एसएससी मान लेते हैं, एसएससी मिस्टर एक्स है। एसएससी कौन है बच्चे? मिस्टर एक्स है। इस एसएससी ने जो बिजनेस कर रखा है, तो बिजनेस जिस बिल्डिंग में कर रहा है ना, सपोज करते हैं वो बिल्डिंग रेंट पर है, तो बताओ ये रेंट पे बिल्डिंग ले रखा है और रेंटेड बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है, तो रेंट देगा ना। तो मान लेते हैं, मान लो बच्चे किधर ही लिख लेते हैं, रेंट जो पेबल है, इसको जो रेंट पे करना होता है टोटल साल का रेंट 2,40,000 पर एनएम की बात कर रहे हैं।
1 साल का इसको रेंट पे करना है 2,40,000 और इस महाशय ने मिस्टर एक्स ने रेंट पेड करता है बच्चे ₹2 लाख। अब आप बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप पीजीबीपी इनकम निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे, जब आप पीजीबीपी इनकम निकालोगे तो आप कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ करोगे, 2,40,000 या फिर 2 लाख, 2,40,000 और 2 लाख, कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ होगा इस साल बता दो, 2,40,000 या 2 लाख है जब पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करेंगे। लीजिए कोई कह रहे हैं सर 2,40,000 और कोई कह रहे हैं 2 लाख। प्रॉब्लम है कि 2,40,000 या 2 लाख। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करता है, इस प्रॉब्लम को कि पीजीबीपी इनकम जब निकालेंगे 2,40,000 एक्सपेंसेस का अलाउ होगा या फिर 2 लाख एक्सपेंसेस का अलाउ होगा। इस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा, इस प्रॉब्लम को दूर करता है सेक्शन 145, सेक्शन 145। ठीक है सर, ये क्या कहता है सेक्शन 145? तो ये सेक्शन 145 जो है ये कहता है, एसएससी से ही पूछेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर इस मिस्टर एक्स से पूछेगा कि आप अपने बिजनेस में जो P&L अकाउंट बना रखा है, जो बिजनेस में अपने अकाउंटिंग का मेथड अपना रखा है, वो कौन सा मेथड अपनाए हैं ये बता दीजिए जरा। आपने एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है या फिर कैश बेसिस पर? मिस्टर एक्स ने बताएगा कि वो कौन सा बेसिस पर अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने जो मेथड कहेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेक्शन 145 ने कहेगा हम भी वही मेथड मानेंगे, हम भी जो पीजीबीपी निकालेंगे उसी मेथड से निकालेंगे जिस मेथड से आप अपना बिजनेस में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर मिस्टर एक्स ने एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग मेंटेन करता होगा तो बताइए वो कितना दिखाता होगा, 2,40,000 यहाँ शो करता होगा या 2 लाख? तो सर तब उस कंडीशन में रेंट जो दिखाता होगा एक्रूअल के केस में 2,40,000। ठीक है, और पीजीबीपी इनकम जब निकालेंगे 2,40,000 का ही अलाउ कर देंगे। बिजनेस एक्सपेंसेस है 2,40,000 ही अलाउ कर देंगे, क्योंकि पेमेंट भले ही कितना किया है, 2 लाख पेमेंट किया है, लेकिन इस साल का खर्च कितना होता है, 2 लाख। तो एक्रूअल बेसिस के केस में इस साल में जितना खर्च होगा उतना अलाउ हो जाता है, चाहे आप पेड करें या ना करें। तो आपका इस साल का खर्च 2,40,000 है तो 2,40,000 पीजीबीपी में भी अलाउ हो जाएगा। और अगर मिस्टर एक्स ने कैश बेसिस पर अपने अकाउंटिंग बनाता तब इसका नहीं अलाउ होता, तब 2,40,000 कितना दिखाते, 2 लाख दिखाते। और 2 लाख का ही अगर ये कैश बेसिस पर अपना अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा है, 2 लाख दिखाया है तो 2 लाख ही अलाउ करता पीजीबीपी में भी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये बात ना? तो चलो एक बात और बता दो बच्चे, एक बात और बताओ। अगर मान लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है और ये ₹1 लाख है। मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिखाया है, 1 लाख, और ये अपना बुक को मेंटेन कर रखा है एक्रूअल बेसिस पर, मर्केंटाइल सिस्टम पर, और आपको ये कह रहा है 1 लाख, भले ही यहाँ पर ये शो किया है, ये पे किया है 1 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन आपको कह रहा है कि ये जो 1 लाख है इसका 50% नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है।
रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, 50% रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब बताइए आप पीजीबीपी में कितना अलाउ करोगे, 1 लाख या फिर इसका 50%, 1 लाख या फिर इसका 50% 50,000। तो आप बताओ कौन सा बेसिस कर रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे है ना। तो जब एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा है, तो जब आप पीजीबीपी में इसका पीजीबीपी की बात करेंगे तो पीजीबीपी में जो अलाउ होगा बच्चे 50,000 ही होगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया कि इस साल कितना खर्च हुआ है उतना ही आपको अलाउ होगा। अब बताओ इस साल का प्रीमियम 50,000 ही होता है और ये पे कितना किया है मिस्टर एक्स ने, 1 लाख, तो प्रीपेड हो गया ना, प्रीपेड। और ये कैश बेसिस पर तो है नहीं, मर्केंटाइल बेसिस पर है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मर्केंटाइल बेसिस पर ही माना जाता है, ज़्यादातर यही रहेगा। सर समझ तो आ गया, तो क्या समझे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ज़्यादा उतना डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें हम लोग सीखे क्या, ये सेक्शन 145 कहता है कि वही मेथड अडॉप्ट किया जाएगा पीजीबीपी में जो मेथड फॉलो कर रखा है एसएससी ने। ठीक है, हटा दे से। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन पे। देखो हम लोग पढ़ेंगे अब बच्चे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। एक्सप्रेसली, अच्छा देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं। देखो डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37। ठीक है, ये बात ना हम लोग आज देखेंगे। बताओ 2 सेक्शन तो पढ़ चुके हैं, सेक्शन 28 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 28 कह रहा था कौन कौन सा इनकम पीजीबीपी में आना चाहिए, और वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 29 कहता हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम कैसे निकालना है उसको भी हम लोग कवर किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले दोनों क्लास बढ़िया से पढ़े होंगे और आज का क्लास भी बढ़िया से देखेंगे। चलिए ध्यान दो, क्या डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37। आपको यहाँ से यहाँ तक में वो डिडक्शन बताया जाएगा जो अलाउ कर रखा है। अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, लॉ की जब बात करते हैं तो थोड़ा टेंशन होता है, लगता है कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस इस सेक्शन में आने वाला है, ये लगता है ना। लॉ की जब बात करो तो टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, लगेगा कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए होना चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं लॉ को अभी छोड़ो, कॉमन सेंस की बात करो। आप खुद कह दोगे हाँ सर ये खर्च बिजनेस का और बिजनेस में अलाउ होना चाहिए। जैसे देख लो, हम लॉ की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लॉ की बात तो करना ही पड़ेगा। अगर लॉ की बात नहीं करेंगे तब तो बिजनेसमैन मनमाना खर्च डिडक्शन करेगा नहीं। तो चलो आप बताते हैं, लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की ही बात कर रहे हैं कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है और ये बिजनेस कर रहा है। इसका जो है ना, ये ग्राउंड फ्लोर पर इसका शोरूम है, शोरूम है ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है। आप खुद बताना, ग्राउंड फ्लोर में इसका क्या है, शोरूम, और फर्स्ट फ्लोर पे क्या है बच्चे, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। आप खुद बताना, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद हम सेक्शन पर भी आते हैं। आप बताइए कि अगर ये ग्राउंड फ्लोर है, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स ने, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स ने ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है, रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट पर जो ले रहा है तो बिजनेस भी कर रहा है और अपना खुद रह भी रहा है। पूरे बिल्डिंग का इन्होंने रेंट पे किया है, रेंट जो पे किया है ₹2,40,000,
अब आप बताइए, पूरा बिल्डिंग का रेंट पे किया है कितना, 2,40,000। तो बिजनेस का रेंट कितना होना चाहिए? क्या बिजनेस में 2,40,000 एक्सपेंसेस बिजनेस का होगा क्या रेंट? क्या 2,40,000 इसको बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वेरी गुड। कैसे नहीं मिलेगा? तो आपने जो 2,40,000 2,40,000 जो रेंट पे कर रखा है, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी रेंट पे किया है। तो आप 1,20,000 किसका पे किया है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का। तो बिजनेस का कितना होगा? तो बिजनेस का आपका होगा 1,20,000 रेंट अलाउ होगा। 1,20,000 ही रेंट आपको अलाउ होगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कितना 1,20,000। बताइए ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि लॉ ने कुछ अलग ढंग से किया है, बस समझना है, एक कॉमन सेंस रखना है, उसके बाद लॉ को समझना है। सेक्शन पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन रखने की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को देखना है, ठीक है। अच्छा आप फिर बताओ, आप खुद बताओ कि मान लेते हैं कि शोरूम है, तो शोरूम में तो स्टाफ होगा और स्टाफ को सैलरी दिया जाएगा। सैलरी टू किसको? स्टाफ को। बताइए, मान लेते हैं कि ये जो सैलरी टू स्टाफ है और ये काम करता है शोरूम में, ठीक है। 3 स्टाफ है और हर एक स्टाफ को 10,000 पर एनम दिया जा रहा है, सपोज करते हैं। तो आप बताओ कि 10,000, चलो 10,000 छोड़ो, 1 लाख की बात करते हैं साल में। तो 3 स्टाफ को कितना दिया गया पूरे साल में? 3 लाख। बताइए स्टाफ को जो आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी टू स्टाफ 3 लाख, क्या वो बिजनेस एक्सपेंसेस है या नहीं है? बिल्कुल है। ये 3 लाख, ये जो स्टाफ काम कर रहा है कहाँ काम कर रहा है? बिजनेस में, शोरूम में काम कर रहा है। तो स्टाफ को जो पेमेंट किया जा रहा है, सैलरी पेमेंट किया, वो बिजनेस इनकम है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत क्या? नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, मान लेते हैं कि इसका बिल्डिंग खुद का होगा, मिस्टर एक्स का बिल्डिंग खुद का है, रेंटेड नहीं है, खुद का बिल्डिंग है। अगर इसका खुद का बिल्डिंग होगा तो क्या इसको रेंट पे करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तब डेप्रिसिएशन होगा इसके बिल्डिंग का, होगा नहीं? तो बताओ इसके बिल्डिंग का अगर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, पूरे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अगर 1 लाख आता है, तो क्या ये 1 लाख डेप्रिसिएशन बिजनेस का डेप्रिसिएशन होगा क्या? नहीं होगा। 1 लाख अगर पूरे बिल्डिंग का, 1 लाख अमाउंट अगर पूरे बिल्डिंग का आ रहा है, तो फिर उस बिल्डिंग में से हाफ यूज हो रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाफ शोरूम है, तो 50,000 डेप्रिसिएशन ही आपका बिजनेस एक्सपेंसेस होगा। बोलो इसमें किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आपको ये समझ में आया होगा कि बिजनेस से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, उसी एक्सपेंसेस को अलाउ किया जाएगा, उसी एक्सपेंसेस को आप माइनस कर सकते हो बिजनेस इनकम में से। इसी चीज को आपको सेक्शन में कहा गया है। अब सेक्शन में लॉ ने थोड़ा उसको अपने ढंग से कहा है, बस आपको कॉमन सेंस रखना है कि हाँ सर ये तो बिजनेस एक्सपेंसेस है और इसका एक्सपेंसेस तो अलाउड होना ही चाहिए ये एक्सपेंसेस। तो चलो देखें, कॉमन सेंस की बात हो गया, अब आगे देखें। सबसे पहले हम लोग ये लिस्ट जाने कि सर ये बात बता दीजिए कि 30 से लेकर के 37 तक में जो एक्सपेंसेस है, लॉ ने क्या क्या बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 31 जो कहता है ना, ये देखो बच्चे, सॉरी सेक्शन 13 जो आपका आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। सेक्शन 31 क्या कहता है बच्चे? ये कहेगा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन 32 क्या कहता है?
सेक्शन 32 क्या कहता है? ये आता है बच्चे डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये अलग से डेप्रिसिएशन आएगा सर? यस, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद एक बात बताइए, आप लोगों को लगता होगा कि सर जब यहाँ लिखे हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग पर होता है, डेप्रिसिएशन तो प्लांट एंड मशीनरी पर भी होता है, तो यहाँ पर ही क्यों नहीं आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस? तो लॉ ने इसके बारे में अलग से बताया गया है कि डेप्रिसिएशन किस तरह से आपको अलाउ होगा बिजनेस में, वो अलग बताया गया, अपना सेक्शन अलग। कहा कि डेप्रिसिएशन को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, निकालना कैसे डेप्रिसिएशन, वो अलग रहेगा। तो हम लोग देखेंगे, फिर सेक्शन पढ़ेंगे 32 को। अच्छा, फिर आता है बच्चे सेक्शन 33 कैपिटल ए बी। अच्छा, ये क्या कहता है? तो ये कहता है टी एक्सपेंसेस ऑन टी ऑब्लिक कॉफी ऑब्लिक रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंसेस नहीं लिखना है इसमें, एक्सपेंसेस लिखना है, इसे डायरेक्ट लिखो। क्या लिखोगे? देखो, टी, कॉफी, रबर, डेवलपमेंट अकाउंट। ये देखो, जो सीए इंटर में है, सीए इंटर में तो ये नहीं है, लेकिन हाँ सीएस एग्जीक्यूटिव जब आप करते होंगे तो उसमें ये इंक्लूड है, उसमें ये देखना होता है, ठीक है। चलो, सेक्शन आपका आ गया 34। अब ये सेक्शन है ही नहीं बच्चे, ये सेक्शन नहीं है, ये ओमिटेड है, ओमिटेड है, मतलब ये सेक्शन अब नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 35, ये क्या कहता है? ये कहता है एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिक रिसर्च। चलो, उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन 36। सर ये क्या कहेगा? ये कहता है अदर एक्सपेंसेस या अदर डिडक्शन बोल दो, डिडक्शन। और एक आ गया बच्चे सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन। दैट्स इट। अब आपको देखो, ये सेक्शन जो है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड है सेक्शन 30 to 37 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ये क्या कहता है बच्चे कि अलाउड है जो सेक्शन है? तो सेक्शन में जो आप यहाँ ध्यान देना कि सबसे पहला सेक्शन किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग से। दूसरा किससे रिलेटेड है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से। तीसरा बच्चे डेप्रिसिएशन से, मतलब तीसरा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 32 में, 34 अब पढ़ना नहीं, 35 आपका जो है वो किससे? अच्छा, 33 ए बी जो है वो किस पे है? टी, कॉफी, रबर, डेवलपमेंट अकाउंट पे। तो हम लोग बारी बारी से सभी सेक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ये जनरल डिडक्शन जो होता है ना, थोड़ा सा जान लो पहले इसके बारे में। जनरल डिडक्शन जो होता है ना, ये क्या कर रहा है? तो कह रहा है देखो, सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 36 तक का जो एक्सपेंसेस होगा वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब वो किसी न किसी सेक्शन में उस खर्च के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, मेंशन किया होगा। तो 30 से लेकर के 36 तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। टेंशन लेने की हम पहले करें जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस की बात याद रखना, पहले ही बता रहे हैं। जनरल डिडक्शन का मतलब जो एक्सपेंसेस इन
इसमें 30 से 36 तक में नहीं आया, वो एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा किसमें 37 में। अब एक बात बताओ, बिजनेस तो कई टाइप का होगा, इंडिया में कई टाइप का बिजनेस होगा, और बताओ कई टाइप का बिजनेस होगा तो कितना सारा एक्सपेंसेस होगा, बहुत तरह तरह का एक्सपेंसेस होगा। अब अलग अलग एक्सपेंसेस होगा तो आप ये बात बता बच्चे, तो बच्चे ये देखिए कहाँ थे हम लोग। हाँ, हम बता रहे थे कि बिजनेस जो है कई टाइप का बिजनेस है, कई तरह का बिजनेस है। बिजनेसमैन कई तरह का बिजनेस में एक्सपेंसेस करता है, और हमको नहीं लगता है कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स इस इतना सा में से ये 30 से लेकर 36 तक में कवर कर ले हर एक एक्सपेंसेस को पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सेक्शन रखा 37 और इसमें कहा कि जो एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो एक्सपेंसेस यहाँ अलाउ हो जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दिया है। कंडीशन, कुछ कंडीशन रखा है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो इनमें अगर नहीं आया, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो जनरल डिडक्शन होगा। हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे, पहले बारी बारी से चर्चा करें। तो सेक्शन 30 देखते हैं सबसे पहले बच्चे। आज हम लोग जो देखेंगे वो सेक्शन 30 और 31 देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा क्लास लगने वाला है डेप्रिसिएशन के ऊपर बच्चे, इसलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर हो गया? चलो देखो, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 30। चलिए, सेक्शन 30 क्या कहता है? तो सेक्शन 30 कहता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा। लेकिन एक बात और याद ध्यान रखना, बिल्डिंग ब्रैकेट में लिख लो, बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड, बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यस, ये तो होना ही था कि आपका बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तब भी अलाउ होगा जब वो बिल्डिंग यूज होता होगा बिजनेस पर्पस के लिए या फिर प्रोफेशन पर्पस के लिए। अगर आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे, प्रोफेशन के लिए बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, उस बिल्डिंग से जो रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होगा आपको अलाउ होगा। और बिल्डिंग से रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस बोला वो कौन बता रखा है? सेक्शन 30 कह रहा है। अब बताइए, ये बात हम आपको पहले ही बता दिए, कॉमन सेंस में बता दिया कि बिल्डिंग से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा वो अलाउ होगा। सेक्शन 30 में कह रहा है कि भाई कौन कौन सा एक्सपेंसेस कैसे अलाउ होगा वो देखो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि बिल्डिंग ऑक्यूपाइड, ये बात ध्यान में रखना है, बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी। बिल्डिंग कौन यूज करता हो? एसएससी के द्वारा बिल्डिंग यूज होता हो। अब हम बताओ, एक बात बताओ बच्चे, बिल्डिंग का जो हम लोग यूज करते हैं एज अ टेनेंट, एज अ टेनेंट, एक तो रेंटल बिल्डिंग को हम लोग यूज करते हैं, एसएससी यूज करता है रेंटल बिल्डिंग को, या नहीं तो वो क्या यूज कर सकता है? एज अ ओनर। बताओ, बिल्डिंग जो आपका बिजनेस में है, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो, वो बिल्डिंग या तो रेंटेड बिल्डिंग हो सकता है, किराए पर बिल्डिंग लिए होंगे, या नहीं तो वो बिल्डिंग खुद का होगा। अगर बिल्डिंग आपका किराए पर है, रेंटर के लिए, टेनेंट के लिए जो खर्च होता है वो अलग तरह का होता है, और जो ऑनर होता है ना वो बिल्डिंग पर अलग तरह का खर्च करता है, खर्च करेगा, और खास डिफरेंस भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा देखो,
आप बताओ, जो टेनेंट होगा, जो किराएदार होगा, किराएदार पे जो किराएदार उन्होंने जो बिल्डिंग को यूज कर रहा है रेंट पर, वो क्या कौन सा खर्च करता होगा? क्या बताओ, वो रेंट देता होगा नहीं देता होगा? बिल्डिंग का रेंट पे करता होगा ना। तो रेंट जो पे करता होगा वो उसके लिए बिजनेस एक्सपेंसेस है नहीं, और इसका अलाउ होगा। लेकिन अगर आप, अच्छा इधर छोड़ देते हैं। अच्छा, और क्या क्या खर्च कर सकते हैं? एक हो सकता है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, शैल नॉट इंक्लूड, shall not include capital expenditure। बता रहे सब समझा रहे हैं यहाँ देखो। अच्छा, और भी हो सकता है ना बच्चे, क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर जो रेंटर है तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग में क्या क्या खर्च कर सकता है? रेंट तो दे ही सकता है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स मतलब रिवेन्यू नेचर का, और वैसे भी इनकम टैक्स में रिवेन्यू नेचर का इनकम जो होगा वही टैक्सेबल होगा, कैपिटल नेचर का टैक्सेबल नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कहा नहीं जाए नहीं। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का होगा। अगर कह रहा है क्वेश्चन शैल नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉ ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है तो वो खर्च का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर तब क्या होगा? इसमें तो परेशानी की बात है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ में नहीं आ रहा है, पढ़े थे भूल गए, कोई बात नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि आपने जो मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर रखा है, जो भी एसेट्स आपके पास है उसको जो मेंटेन कर रहे हो, मेंटेन करने में जो आप कंटिन्यूअसली एक्सपेंस कर रहे हो, रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का मीन्स हो गया कि अगर आपने एक्सपेंस किए हैं और उस एक्सपेंसेस से आपको एडवांटेज मिला है, कुछ बेनिफिट मिला है, तो वो कैपिटल नेचर का है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर डेस्क बेंच लगा हुआ है, ठीक है, टेबल सब लगा हुआ है। इस डेस्क बेंच के ऊपर हमने पेंट कर दिया। क्या पेंट करने से मेरा कोई रिवेन्यू जनरेट हुआ? क्या कोई इनकम हुआ? हमको नहीं हुआ ना, लेकिन खर्च हुआ, लेकिन मेरा कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ, वो रिवेन्यू नेचर का हुआ। या नहीं तो कुछ टेबल सब थोड़ा सा टूट गया था, उसको जो रिपेयर करवा दिए, तो क्या उसको रिपेयर कराने से मेरा कोई इनकम अर्न हुआ? नहीं ना, तो रिवेन्यू नेचर का है तो वो आपको एक्सपेंसेस अलाउ होगा। लेकिन अच्छा ये समझ में आ गया ना, रिवेन्यू नेचर का क्या हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, इसमें से बीच में हमने पार्टीशन करवा दिया, एक वॉल खड़ा कर दिया, वॉल दिलवा दिया, ठीक है। अब बताइए वो वॉल जो हमने दिलवाया है उनके ऊपर जो खर्च किए, दीवार के ऊपर जो हमने खर्च किया, अब उधर वाला जो पार्टीशन है उस पार्टीशन से हमने कुछ और इनकम अर्न करना स्टार्ट किया, यहाँ क्लास कर दिए और वहाँ कुछ और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। तो बताओ पार्टीशन जो हमने दिया, एक्सपेंसेस जो किया, उससे क्या हो गया, एक और हमको रूम निकल आया, उससे इनकम अर्न होने लगा। अय्या ने तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके बिल्डिंग पर ना एक और फ्लोर, एक और रूम आपने बना दिया, बताओ एक और रूम अगर आपने बना दिया तो उससे तो इनकम अर्न होने लगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और उसका आपको एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। उसके ऊपर जो आपने डेप्रिसिएशन होगा वो अलग से सेक्शन बताए थे 32, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कराए कि अगर आप टेनेंट हो तो रेंटल इनकम आपको का डिडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, अगर आपने रिपेयर करा रखा है
रिवेन्यू नेचर का है तो मिलेगा, लेकिन हाँ अगर कैपिटल नेचर का अगर आपने कोई खर्च किया है तो वो आपको यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, टेनेंट ने अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा। अब आप लोग कह रहे हो कि सर म्युनिसिपल टैक्स क्यों देगा, म्युनिसिपल टैक्स तो बिल्डिंग का करता है ना, तो टेनेंट क्यों देगा, एग्रीमेंट होता है। ये हाउस प्रॉपर्टी में भी आप लोग पढ़े थे कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड टेनेंट ने करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बताए थे ना। उसी तरह से तो वहाँ पर आपने क्वेश्चन नहीं किया, जैसे टेनेंट ने देता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टेनेंट ने म्युनिसिपल एग्रीमेंट होता है टेनेंट और ऑनर में, तो अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है टेनेंट ने तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पर वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, अलाउ हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है उसके ऊपर जो इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है, इंश्योरेंस प्रीमियम किस लिए, रिस्क कवर करने के लिए, वो भी डिडक्शन आपको मिलेगा। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो ये आपका बिल्डिंग से रिलेटेड है, और इसमें आप लॉ की बात छोड़ो, अगर अपनी कॉमन सेंस की बात करो तो बताओ क्या रेंट बिजनेस का, अगर हम बिजनेस बिल्डिंग का अगर हम रेंट दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस अलाउड होगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, हमने अगर किसी तरह का रिपेयर खर्च किए हैं बिजनेस में तो क्या उसमें अलाउ होगा कि नहीं। म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं जिस बिल्डिंग में हमने बिजनेस के पर्पस के बिल्डिंग अगर रखा हुआ है, और अगर हम म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग का ओनर हम खुद हैं, तो फिर क्या होगा बच्चे, ये देखो अगर बिल्डिंग का आप ओनर खुद हो तो रेंट तो आप नहीं दोगे, लेकिन हाँ आपके माइंड में आता होगा कि सर हम डेप्रिसिएशन तो होगा मेरे बिल्डिंग का। अगर आप ऑनर हो तो रेंट नहीं दोगे, क्या होगा, बिल्डिंग का एक्सपेंसेस के रूप में डेप्रिसिएशन होगा। क्या डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन लॉ ने कहा कि सेक्शन 30 में नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन का अलाउ जरूर है लेकिन सेक्शन 32 में लेना। तो डेप्रिसिएशन जो होगा ना बच्चे वो 32 में होगा। तब सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा करेंट रिपेयर, और यहाँ पर भी वही बात हो गया करेंट रिपेयर में। इसमें भी हम लोग कहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे शैल नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी वही बात कर रहा है बच्चे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेल नॉट इंक्लूड, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करना है। तो सर करंट रिपेयर क्या होता है, करंट रिपेयर का मतलब हो गया कि आपने मेंटेनेंस के लिए इस साल में जो खर्च किया है रिवेन्यू नेचर का, वो आपका करंट कॉस्ट हो गया, सॉरी करंट रिपेयर हो गया। नहीं, इस साल में ऐसा नहीं कि आपने खर्च कर रखा है अगले साल के लिए भी, तो वो नहीं मांग सकते आप। करंट इसी ईयर का जो रिपेयर कॉस्ट होगा, रिपेयर जो करंट रिपेयर होगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। बाकी वही रहेगा, रेंट के जगह पे यहाँ पे ये ले लीजिए, रेंट के जगह पे तो यहाँ पे इसके यहाँ पे रेंट दिए ही नहीं। कॉस्ट ऑफ रिपेयर इसमें था, इसमें करंट रिपेयर हो गया। बाकी ये सब ये भी देगा क्या, अगर इसका खुद का बिल्डिंग है और खुद बिजनेस कर रहा है तो क्या ये बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स नहीं देगा क्या। इसी को कहते हैं रेट टैक्स, रेट एंड टैक्स लिखा हुआ रहेगा, रेट एंड टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स जो है, अगर म्युनिसिपल टैक्स ये पे कर रहा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड जो है ना बच्चे, इसका भी डिडक्शन मिलेगा। इसका बिल्डिंग खुद का बिल्डिंग है तो ये इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा बिल्डिंग का, क्या इंश्योरेंस करवाया होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम जरूर देता होगा ये बिल्डिंग का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम देगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंसेस मिलेगा। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अलग से सेक्शन है, बाकी ये सब का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब आपको सेक्शन 30 का दिया। बताओ सेक्शन 30 समझ में आ गया।
सेक्शन 30 किससे रिलेटेड था? बिल्डिंग से रिलेटेड था। बिल्डिंग ऑक्यूपाइड और एसएससी के द्वारा किया जाएगा। एसएससी या तो टेनेंट के रूप में बिल्डिंग को यूज करेगा या तो ऑनर के रूप में। टेनेंट के रूप में होगा तो ये खर्च अगर करेगा तो एक्सपेंसेस का अलाउ होगा। ऑनर के रूप में होगा तो ये खर्च कर सकता है, एक्सपेंसेस के रूप में इसको अलाउ हो जाएगा। ये बात आपको सेक्शन कौन का दिया? 30 का दिया, और ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है बच्चे? देख लो, सेक्शन 31 ये कहता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। बस इतनी सी तो बात का है। लॉ ने कहा कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू किससे? प्लांट एंड मशीनरी। और इसके बारे में वही बात है, क्या ये जो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है मस्ट बी यूज्ड। यहाँ पे लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर मस्ट बी यूज्ड for the purpose of business, for the purpose of business or profession। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? कह रहा है कि आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, वो भी बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज होता है तो फिर इसके रिगार्डिंग आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। लॉ ने साफ ऐसा कहा है। आपको हम कई बार कह रहे हैं कि सेक्शन के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार सुनो और देखो, 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है। जो आपने कॉपी कर रखा है उसको आप रिपीट करो। आपको रटने की जरूरत नहीं। जब आप सवाल बनाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर भी देखो, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप ये चैप्टर में खूबी है कि ये सेक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाता है। हमने कई बार बच्चे का देखा है कि वो सेक्शन ऑटोमेटिक याद करता नहीं, हो जाता है। सुनेंगे ना, किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन याद नहीं किया जाएगा, हो जाता है, ठीक है। तो चलो, क्या कर रहा है? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक। सर, इसमें भी तो बिजनेस में जो यूज होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी जो यूज होगा, ये भी तो यूज 2 तरह से होगा ना बच्चे। एक तो इसको भी तो यूज हम 2 तरह से कर सकते हैं ना। क्या जरूरी है कि पूरा ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, खुद का ही हो बिजनेस में? क्या ये रेंटेड नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? ध्यान देना, एज अ टेनेंट। इसको जब यूज करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो यूज करेंगे एज अ टेनेंट, एक टेनेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं? एज अ ओनर। तो बताइए कि अगर हम किराए पर प्लांट एंड मशीनरी लिए हैं, फर्नीचर लिए हैं, तो हम क्या क्या खर्च कर सकते हैं? तो हम रिपेयर करवा सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी सबका, जी सर। और क्या करवा सकते हैं बच्चे? तो जो हम किराए पर लिए हैं, रेंट दे सकते हैं। जरूर, किराए पर अगर आप प्लांट मशीनरी लेंगे तो रेंट नहीं पे करोगे, तो रेंट आप पे करोगे। तो बताओ, आप ये बताओ, क्या ये रिपेयर, क्या ये रेंट अलाउड होगा अपने एक्सपेंसेस? क्या इस रिपेयर को, रेंट को अलाउ करना चाहिए ना करना चाहिए? आप कह रहे हो हाँ सर, क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। हमने प्लांट एंड मशीनरी जो यूज कर रखा है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो फिर हमने रेंट दिया या रिपेयर करा रखा है, तो हमको तो एक्सपेंसेस मिलना ही चाहिए। नहीं, आप देख लेना, बड़ी बड़ी कंपनी सब जो है, अब एक प्लांट मशीनरी का 500 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ रुपया कॉस्ट आता है। पॉसिबल नहीं है कि वो टोटल हम खुद परचेज कर लें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि भाई हमने जो है उस प्लांट को रेंट पे लाया है और उससे प्रोडक्शन कर रखा, बिजनेस में यूज कर रहे हैं,
तो रेंट पर रहा है तो रेंट अलाउ होना चाहिए, लेकिन 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 सेक्शन 31 ने कहा नहीं मिलेगा। सेक्शन 31 ने कहा नहीं मिलेगा। एसएससी नाराज हो गया। एसएससी नाराज हो गया। एसएससी ने कहा, बिजनेसमैन ने कहा कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये तो मिलना ही मिलना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड है ये। तो फिर लॉ कहता है टेंशन मत लो, हम यहाँ पर नहीं दिए, मिलेगा आपको, ये मिलेगा लेकिन सेक्शन 37 में मिलेगा। तो ये इसका डिडक्शन आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन मत लो, बिजनेस का इनकम है। 37 उधर से कहता है घबराओ नहीं, हम हैं, डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 37 ने कहा घबराओ नहीं, डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये कहा घबराते रहो हम नहीं देने वाले हैं, और ये कहा कि हम तो देंगे। तो आपको टेंशन कहाँ है, डिडक्शन चाहिए, डिडक्शन मिला, चाहे सेक्शन ये दे चाहे सेक्शन ये दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं जी सर। तो आप सेक्शन में ये गौन रह गया, आप इसकी बात नहीं करना, ये एज अ टेनेंट जो है इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इधर लिखे हैं सिर्फ। हाँ, सेक्शन 31 में सिर्फ इसके बारे में बोला गया है। क्या, अगर आपका खुद का है तो आपने रिपेयर का खर्चा कर रखा होगा। हाँ, आपने रिपेयर नहीं करवाओगे क्या, खुद का प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर करवाओगे? जी सर करवाएंगे, क्यों नहीं। और क्या हो सकता है बच्चे, खुद का है तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करोगे, तो रिपेयर भी करोगे। और यहाँ पर भी एक बात और कहना चाहेंगे बच्चे, रिपेयर जो होगा यहाँ पर लिख देते हैं शैल नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर वही बात कर रहा है कि रिपेयर का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसमें आप जो कैपिटल नेचर का खर्च कर रखा है वो आप डिडक्शन मत मांगना, यहाँ पर रिपेयर रेवेन्यू नेचर का होगा। समझ में आ गया? जिसको हम लोग कह सकते हैं करंट रिपेयर। क्या कहेंगे बच्चे, करंट रिपेयर ही होगा, ठीक है। करंट रिपेयर यहाँ पर भी होगा। आपको बिल्डिंग में भी ये चीज देखे थे, तो आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है तो वो नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होगा, करंट रिपेयर जो होगा, वो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 31 के थ्रू मिल जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं अंडर सेक्शन 31 के थ्रू आपको मिल जाएगा। बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आप बताओ बच्चे, 2 सेक्शन आप लोगों ने अभी कवर कर लिया, कुछ सवाल दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जो है ना, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया, तो इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ये देखो एग्जांपल पे समझो, मिस्टर एक्स है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का बना रखा है, ठीक है जी सर। देखो पीछे का आपको भी सेक्शन 29, सेक्शन 28 और ये भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा जो अभी एक्सपेंसेस पढ़ाए, अच्छा रहेगा, इमेज बनेगा। आपको जब तक सवाल नहीं बनाएंगे सर हम लोग थोड़ा तो इमेज नहीं बन सकता है। ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। अब मान लेते हैं कि ये जो आप क्वेश्चन देखोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको इधर लिखा हुआ रह सकता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंस बीडी, तो होता है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट इधर, बैलेंस बीडी के लिए बीडी बैलेंस। मान लेते हैं ये बच्चे आपका जो है ना 12 लाख है, इस साइड पे इनकम दिखाते हैं, मिस्टर एक्स ने इनकम दिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट इनको हुआ था 12 लाख है, 12 लाख है। अच्छा और क्या हो सकता है बच्चे, मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, ये लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भाई इसको 4 लाख हुआ है, कितना? ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक ये बच्चे 1 लाख हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक ना? कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 50,000। इधर एक्सपेंसेस दे रखा है, रेंट 4 लाख, रेंट फॉर म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख, repairs 50,000, इंश्योरेंस प्रीमियम किसका इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चे? बिल्डिंग का ना, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का लिख देते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग, ये आपका 80,000 हो गया। अब बताइए मिस्टर एक्स जो है, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, ड्राइंग्स 20,000। बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा? पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट कितना होगा? ये कितना लाया होगा इन मिस्टर ने? बताइए किधर ज्यादा दिख रहा है? इधर है 12 4 16 17,50,000, 70,50,000 टोटल इधर हुआ। इधर भी बता दीजिए, इधर भी हो गया सर 17,50,000 हमने लिख लिया। बताइए माइनस करके नेट प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट बताइए कितना आ गया नेट प्रॉफिट? तो कितना हो गया ये देख लो, 4 1 5 लाख, एक 6,50,000, 6,50,000 इसमें से माइनस कर दो सर 11 लाख होगा, 11 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? लिखा हुआ है 50% बिल्डिंग यूज्ड, 50% बिल्डिंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, for the purpose of self occupied। बिल्डिंग जो यूज कर रहा है ना 50% बिल्डिंग यूज कर रहा है अपने रहने के लिए। ये आपको क्वेश्चन है, देखो आपको एक ट्रिक मिल रहा है, तरीका मिल रहा है कि पीजीबीपी में कैसा क्वेश्चन रहेगा और उसको हम कैसे बनाना है। नहीं आपको यहाँ से देखो बनना स्टार्ट हो रहा है, समझ में आने लगा है, तो पहले एक बार बना दो। आप लोग खुद बनाना, खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करके खुद बनाओ, ठीक है? उसके बाद मेरा देखना। हम इसको बनाते हैं। बताइए इसको कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कह रहा है बताइए पीजीबीपी इनकम कितना होगा। मिस्टर एक्स ने आपसे आके कहा कि बताइए मेरा बिजनेस इनकम कितना होगा। क्या उसका बिजनेस इनकम 11 लाख होना चाहिए? तो देख लो यहाँ पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी अंडर सेक्शन 29 के तहत में बताइए क्या करना है, इसमें क्या करना है ये बताना है आपको बच्चे। अब तो सबसे पहले
आपने जो भी ये पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करोगे तो सबसे पहले करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करोगे। हम आपको बताए थे जब ये क्वेश्चन लेवल, तो पहला स्टेप रहेगा इस नेट प्रॉफिट से उठाना है। कहाँ से उठाना है, नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर लिख लो नेट प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। बताइए नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे, सर 11 लाख। पहला स्टेप यही लिया। उसके बाद हम आपको बताए थे इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ऐड किसको करेंगे, तो ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 32-37। मतलब जो डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो होगा, छोड़ दो इतना ही लिखो कोई बात नहीं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है वो एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखो सबसे पहले आप बताओ, नेट प्रॉफिट ले लिए, अब आप बताओ क्या करना है। क्या रेंट अलाउ होना चाहिए, होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड है। म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन ध्यान देना इसको देखने से पहले एडजस्टमेंट देखे, तो एडजस्टमेंट में कहा कि बिल्डिंग जो यूज हो रहा है वो 50% खुद के रहने के लिए हो रहा है। इसका मतलब बिल्डिंग जो है वो पूरा बिजनेस में नहीं हुआ है यूज। बिल्डिंग जो यूज हुआ है 50% कहाँ यूज हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग का जो खर्च होगा वो आधा ही बिजनेस का माना जाएगा एक्सपेंसेस। अब इन महाशय ने क्या किया है, बिल्डिंग का तो पूरा खर्च दिखाया है, लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग में 50% ही एक्सपेंसेस अलाउड होगा। तो आप बताइए रेंट किसका दिया होगा इसने, बिल्डिंग का, कितना, 4 लाख। 4 लाख जो रेंट दिया हुआ है तो पूरे साल का ना, पूरा बिल्डिंग का दिया होगा ना। तो पूरा बिल्डिंग का जब दिया होगा तो पूरा बिल्डिंग में से क्या आधा बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग में से क्या पूरा बिल्डिंग यूज कर रहा है बिजनेस में, नहीं कर रहा है। तब कितना, 50% यूज कर रहा है। तो इसको 4 लाख नहीं घटाना चाहिए था, 4 लाख डेबिट नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो बिल्डिंग यूज कर रखा है वो 50% अपने यूज के लिए, तो इसको 4 लाख डेबिट नहीं करना था, 2 लाख डेबिट करना था, लेकिन इन्होंने 4 लाख डेबिट कर रखा है। तो 4 लाख डेबिट कर, इसका इनकम क्या हो गया होगा, घट गया होगा। आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर लिखोगे रेंट जो है, रेंट 50% बिजनेस से रिलेटेड है, तो 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड जो 50% किससे रिलेटेड है बच्चे, रेंट जो हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं रेंट जो है वो 50% सेल्फ से रिलेटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो डिसअलाउड है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इन्होंने घटाया था, डेबिट का मतलब घटाया था, तो हम जोड़ लेंगे। कितना बता दो सर, 2 लाख, बिल्कुल 2 लाख। क्या म्युनिसिपल टैक्स में वही कहानी होगा, पूरे बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने 1 लाख दिया है, 1 लाख को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसको 50,000 ही ऐड करना था, यहाँ पर डेबिट करना था, ऐड नहीं, डेबिट करना था, 50,000 डेबिट करना था। इन्होंने डेबिट कितना कर रखा है, 1 लाख। तो म्युनिसिपल टैक्स 50,000 ज़्यादा डेबिट किया है, 50,000 ज़्यादा डेबिट किया है, तो इसका इनकम क्या हो गया, घट गया होगा। एक्सपेंसेस के बाद इनकम घटा होगा, इनकम घटा है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पर लिखोगे म्युनिसिपल टैक्स, कितना बच्चे, 50%, 50,000 ये भी ऐड कर लोगे। ये सब डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, डिसअलाउड है, नहीं घटाना था, घटा दिया, नहीं घटाना था, घटा दिया। डेबिट कर देने का मतलब घटा दिया, नहीं घटाना था तो घटाना नहीं था, हमने अब क्या कर रखे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का, अब बताओ पूरा बिल्डिंग का इंश्योरेंस कितना दे रखा है, पूरा बिल्डिंग का 80,000। तो पूरा बिल्डिंग का 80,000 है, तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम 80,000 इसको अलाउ है, नहीं। यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 50% ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो 50% ही डेबिट कर सकता था, मतलब 40,000 डेबिट कर सकता था। कितना डेबिट किया, 80,000 डेबिट किया है, 40,000 रॉन्ग डेबिट कर दिया है, नहीं करना था। हम वो डेबिट किया है मतलब वो माइनस किया है, हम प्लस करेंगे, तो हम कितना प्लस करेंगे, 50%, 40,000। फिर ड्राइंग, पर्सनल यूज किए ड्राइंग किया होगा,
बताओ ये अलाउ था नहीं था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। तो ये जो ड्राइंग है 20,000, वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, इसे हम लिख दिए। बताओ ड्राइंग अगर ये डेबिट किया तो ये माइनस किया तो हम प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स कितना 20,000। इस तरह से टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, इतना सारा खर्च आपको डेबिट नहीं करना था, माइनस नहीं करना था, आपने माइनस कर रखा है नहीं। तो इतना सारा आपको नहीं करना था, माइनस डेबिट नहीं करना था, आपने जो डेबिट किया मतलब माइनस किया है, हमने उसी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ऐड करो कितना हो गया बच्चे, 2,03,10,000, 3,10,000। अब बताओ 11 लाख प्लस 3,10,000 कितना हो गया बच्चे, 14,10,000। अब हम लोग को देखना क्या है, लेस करना है। लेस क्या करेंगे, इनकम साइड आ जाओ। हम आपको पहले बता दिया, पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को उठाना है। दूसरा स्टेप एक्सपेंसेस की ओर जाना है, देखना है कौन कौन सा एक्सपेंसेस डिस अलाउड है उसको जोड़ लेना है। अब इनकम में देखना है कौन कौन सा इनकम नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 28 और 41। सर 41 क्या, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 41 सेक्शन भी बताएगा कि बिजनेस का कौन कौन सा इनकम हो सकता है। मीन्स 41 ये कहता है, सेक्शन 41 ये कहता है व्हाट इज इनकम, मीन्स ये कह सकते, सॉरी ऐसे कहें डीम्ड बिजनेस इनकम। सेक्शन 41 कहता है डीम्ड बिजनेस इनकम, आपके बिजनेस का इनकम माना जाएगा। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो आप लोगों को ये देखो कि क्या वो सेक्शन कवर है 28 में, क्या वो इनकम कवर्ड है 28 में। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। ये जो क्रेडिट क्या ये सही है। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से मिस्टर एक्स को रेंट रिसीव हुआ है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आया है इस हेड का इनकम है क्या, नहीं। इसके लिए तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहां चल जाएगा। तो ये आपको नहीं क्रेडिट करना था, क्रेडिट मतलब ये प्लस कर दिया है जो नहीं करना था। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेंट, या ऐसे लिखेंगे इनकम नॉट कवर्ड, इनकम नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 28 और 41, दोनों लिख दिया। इनकम नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 28 और ये तो कौन है इनकम, जैसे रेंट है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ बच्चों इसको क्या कर देंगे, ऐड या लेस, 4 लाख को ये क्रेडिट किया है तो ये ऐड किया है, हम लेस कर रहे हैं तो 4 लाख माइनस कर दो, माइनस कर दो। क्या और है क्या देख लो, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक हम लोग बता चुके थे। ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, क्या ये सेक्शन 28 में कवर है, हाँ ये सेक्शन 28 में कवर है। अच्छा कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन एजेंसी, आपके पास कोई एजेंसी था और वो एजेंसी अब आपसे ले लिया गया है और एजेंसी जो आपसे वापस लिया बदले में आपको कंपनसेशन दिया है, तो ये भी क्या सेक्शन 28 में कवर है, तो कवर है। तो ये इनकम क्रेडिट जो किया है ये भी सही है, ये भी सही है। जब ये खुद सही किया है तो टेंशन ही नहीं है, बस हो गया। अब हम लोग को क्या करना है बताओ, अब बताइए पीजीबीपी इनकम कितना हो गया, ये पीजीबीपी कितना हो गया पीजीबीपी इनकम, तो पीजीबीपी इनकम इसको माइनस कर लो तो 10,10,000 पीजीबीपी इनकम हो गया। बताओ इसमें किसी को कोई टेंशन हुआ क्या। तो ऐसे ही हम लोग आगे एक्सपेंसेस और देखेंगे और फिर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी तो देखो ना क्वेश्चन बनाना कितना आसान था, इजी चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।